दोस्तों, मैं लखनऊ की सरजमी से केस रन एडवोकेट आज वादे के मुताबिक फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अपने लखनऊ के बारे में मैं लखनऊ और लखनऊ के बाहर विदेश तक में रहने वाले सभी लोगों को अवगत कराता रहूँगा, जैसा कि योगेश प्रवीण जी ने अपने इतिहास में बताया है, ताकि उनका नाम और उनके लिखे इतिहास को लोग आगे भी जानते रहें। तो इस सिलसिले में मैंने पिछली बार आपको जो बताया था सेकेंड एपिसोड में कि किस तरीके से नवाबी काल की शुरुआत हुई, जो बुरहान मुल्क के समय से शुरू हुई। तो जो सादत खां बुरहान मुल्क ने जब गद्दी छोड़ी, यानी जब वो इंतकाल फरमाए, तो उन्होंने अपनी पाली बेटी सदरुन्निसा के साथ बड़े शान शौकत से अपने भांजे की शादी कराई थी, जो सफदरजंग थे। और सफदरजंग जब दिल्ली से चले और सुल्तानपुर पहुँचे, तो सुल्तानपुर में उनके हालत ख़राब हो गई और उसी काफ़िले में ही उनका इंतकाल हो गया। तो जो उनकी नवाब बेगम थी, वो बहुत ही होशियार, बहुत ही चतुर और बहुत ही समझदार थी। तो उन्होंने फ़ौरन उस मौत की घोषणा नहीं की, बल्कि उनको लेके राजधानी फैज़ाबाद वापस पहुंची। और अवध की राजधानी में जाकर जब उन्होंने सब अपना शासन, फौज सब कंट्रोल कर लिया, तो अपने लड़के शुजाउद्दौला को गद्दी पर बिठाने के बाद ये घोषणा की, उनकी मृत्यु की और मातम करवाया। और इस तरह से शुजाउद्दौला जब गद्दी पर बैठे, तो शुजाउद्दौला ने भी बड़ी शान शौकत से राज किया। तो फैज़ाबाद में ही उन्होंने अपनी राजधानी उन्होंने रखी। और शुजाउद्दौला ने दो रानियाँ, दो बेगमों से उन्होंने शादी की थी। एक तो जो दिल्ली के वज़ीर थे, उनकी बेटी से की, और एक शादी जो हुई वो एक बहराइच के पास एक रियासत थी, उसके ठाकुरों की बेटी छतर कुंवर से की। तो चूँकि छतर कुंवर की इतनी कदर नहीं थी, बहू बेगम जो थी वो उनकी ज़्यादा कदर थी, बहुत ही रईस घर से आई थी, काफ़ी दौलत सब लेके आई थी। तो इस तरीके से उनका बड़ा रुतबा था और उनके अत्याचार सौत होने के नाते इन पे बढ़ते रहे। तो ये शुजाउद्दौला के न रहने पर ये छोड़ के चली गई थी फैज़ाबाद, और बनारस में अपने एक भाई के पास जाकर बस गई थी। तो उसके बाद जब शुजाउद्दौला का इंतकाल हुआ, तो शुजाउद्दौला के बाद जो उनके बेटे आसफुद्दौला थे, आसफुद्दौला शासक बने, और आसफुद्दौला ने अवध की नवाबी संभाली। और जब अवध में उन्होंने, आसफुद्दौला ने बहुत सुधार शुरू किए। कोठी फरहद बख्श जो उनके समय मार्टिन ने बनवाई थी, उसको उन्होंने ले लिया। बीमारी के दौरान वहाँ रहे तो उन्हें लगा कोठी बहुत अच्छी है, उन्होंने उसको ख़रीद लिया। और उन्होंने बहुत सी इमारतें बनवाई, जिनका तफसील से तज़किरा बाद में अगले एपिसोड्स में करूँगा, जब इमारतों के बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल आपको ये सिलसिला बता रहा हूँ कि किस तरह से शुजाउद्दौला के बाद जब आसफुद्दौला ने संभाला, और आसफुद्दौला के इंतकाल के बाद एक जो उनके वारिस थे वज़ीर आले खां, वो उन्होंने मेरे ख्याल से सितंबर से लेकर के और सितंबर 97 से, आसफुद्दौला के न रहने पर सितंबर 97 से और जनवरी 98 तक शासन किया। लेकिन चूँकि वो बड़े जिंदा दिल इंसान थे और वो अंग्रेज़ों का इंटरफेरेंस उन्हें ज़्यादा बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उनकी अंग्रेज़ों से तकरार हो गई, ठन गई। और उसमें उनके साथ उनके घर कुछ अपने ही लोगों ने विश्वासघात किया, जिससे जो है वो अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद कर लिया और वो कैद में डाल दिए गए। तकरीबन 17 साल कैद में रहने के बाद उनकी मौत हुई, लेकिन उनकी नवाबी ख़त्म हो गई। और उनके न रहने पर, वज़ीर खां के न रहने पर, उसके बाद वज़ीर खां के बाद जो इनके वज़ीर खां के यूँ कहिए कि आसफुद्दौला के जो दूसरी माँ जो थी जो शुजाउद्दौला की, वो छतर कुंवर,
उनके बेटे सादत खां थे, जो कि सादत अली खां, जिनका पहले नाम मंगलू था, क्योंकि मंगलवार के दिन वो फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। फिर उनकी माँ उन्हें लेकर चली गई थी। तो जब उन्होंने अपना दावा, अंग्रेज़ों ने उनका वारिस बनाया कि ये भी आशफुद्दौला के बाद हक रखते हैं दूसरी उनकी बीबी के, शुजाउद्दौला की बीबी के होने के नाते, तो एक तरीके से आशफुद्दौला के भाई जो सौतेली माँ के बेटे थे, वो सादत अली खां, वो उन्होंने यहाँ की गद्दी संभाली। कहते हैं कि सादत अली खां ने गद्दी संभालते ही अपनी माँ छतर कुंवर को बनारस से बुलवा लिया, और छतर कुंवर को बनारस से बुलवा कर उन्हें बेगम आलिया का दर्जा यानी राजमाता का दर्जा दिया अपनी माँ को, सादत अली खां ने। और छतर मंजिल उन्हीं की याद में उन्होंने बनवाना, अपनी माँ छतर कुंवर के याद में बनवाना शुरू किया, उनके शान में बनवाना शुरू किया। हालांकि वो बाद में गाजिउद्दीन हैदर ने पूरा करवाया उसको, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल शुरू उन्हीं ने किया, एक तरीके से अपनी माँ को एक सम्मान देने के लिए। और सादत अली खां ने बहुत सारी इमारतें लखनऊ में बनाई। कोठी हयात बख्श जो गवर्नर हाउस है, वो भी मार्टिन से अपने समय, और लामार्टिनियर की बिल्डिंग जिसको आशफुद्दौला ने शुरू कराया था, उसका नक्शा देखकर खुद बनाना चाहते थे, वो सादत अली खां के समय में बनकर पूरी हुई। लेकिन मार्टिन ने फिर, सादत अली खां ने कुछ कंजूस भी थे, तो उन्होंने इसको ख़रीदा नहीं, और 10 लाख अशहतियों का जो वादा किया हुआ था सादत अली खां के पहले आशफुद्दौला ने, उसको भी उन्होंने कोई तरजीह नहीं दी। तो उन्होंने कोठी नूर बख्श, मोती महल, ये सब उन्हीं का बनवाया हुआ है सादत अली खां का। लखनऊ में के विकास में बहुत योगदान रहा, और उन्होंने कोठी हयात बख्श, कोठी नूर बख्श, कोठी जहूर बख्श, ये तमाम कोठियाँ लखनऊ में बनवाई और लखनऊ को बड़ी शानदार तरक्की दी। और अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इस सिलसिलेवार में बता रहा हूँ, क्योंकि इमारतों और कोठियों और लखनऊ के बारे में तो तस्करा बाद में तफसील से करूँगा, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सादत अली खां के बाद गाजिउद्दीन हैदर, जो उस हैदर कैनाल के लिए मशहूर हैं, जो लखनऊ में किसी वक्त गंगा से जोड़ने के लिए वो बनवाना उन्होंने शुरू किया था, लखनऊ गंगा गोमती को। लेकिन वो बाद में चार बाग से होते हुए हैदर कैनाल सदर से होते हुए जो चली जा रही है, जिस पर हैदर कैनाल कहलाता है, छोटी सी नहर के रूप में शक्ल जिसकी रह गई है, वो उन्हीं की गाजिउद्दीन हैदर की बनवाई हुई थी। और वहीं से ये नवाबी ख़त्म होकर के बादशाह कहलाने लगे, और इन्होंने अपने को फर्स्ट बादशाह जो हुए वो गाजिउद्दीन हैदर 1814 से लेकर के 1829 तक। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन हैदर भी बहुत शौकीन थे, बहुत अंग्रेज़ मिजाज किस्म के आदमी थे, और बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ी की किताबें और नावल बाहर से मंगा कर पढ़ते थे। इतना शौक़ था कि उन्होंने एक अपनी गोमती के किनारे अपने महल से एक खिड़की बनवा के कमरा बनवा रखा था गोमती पर, जहाँ बैठकर वो पढ़ा करते थे। और बाकी उन्हें अंग्रेज़ी खाना, अंग्रेज़ी तरीके का इतना शौक़ था कि दरबार जब अपना लगाते थे तो उन्होंने दरबार में जो दीवान लगता था, उस दीवान की परंपरा को ख़त्म करके उन्होंने एक कुर्सी लगवा दी थी, शानदार कुर्सी, जो कि जिस पर बैठकर वो हुक्म दिया करते थे। और नसीरुद्दीन हैदर ने भी काफ़ी ये गुलिस्तान इरम बनवाया, और जो हाई कोर्ट है जहाँ पर, वहाँ पर बाग लगवाया था। और इसी तरीके से उन्होंने कोठी बनवाई, कोठी दर्शन विलास उसके बगल में बनवाई, जो कि जयपुर के हरविलास पैलेस की नकल थी। और इसी तरीके से उन्होंने लखनऊ में बहुत सी इमारतें बनवाई, बहुत सारा काम किया, जिनका तफसीला बाद में ही आपको मैं बताना पसंद करूँगा। फिर इसके बाद मैं थोड़े समय के लिए 4-5 साल के लिए मोहम्मद अली शाह और 4-5 साल के लिए अमजद अली शाह आए, और आखिरी में 47 से लेकर फिर 56 तक वाजिद अली शाह रहे। वाजिद अली शाह के समय लखनऊ ने बहुत तरक्की की। वाजिद अली शाह ने पूरा कैसर बाग,
इस तरीके से बनवाया और इस तरीके से बताया। जहाँ कहते हैं दूध की नहर बनी थी जो बहा करती थी, जो भातखंडे के सामने है, और तमाम कैसर बाग को इस तरह सजाया और संवारा गया। और वो एक बस्ती अलग हटके थी जहाँ पर कि आम लोगों का आना जाना नहीं था। और कहते हैं कि वाजिद अली शाह को लखनऊ से बहुत प्यार था और लखनऊ उनके दिल में बसा था। तो जैसा योगेश जी ने भी कहा है कि लखनऊ के बारे में, वो हमेशा योगेश जी लखनऊ को अपना सब कुछ, अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना सब कुछ लखनऊ को समझते थे। उसी तरह से शायद उनके अंदर ऐसी प्रेरणा वाजिद अली शाह को के कारण थी, या भगवान जाने किस वजह से वो इस कदर लखनऊ पे फिदा थे कि वो कहा करते थे, हम फिदाए लखनऊ, लखनऊ हम पर फिदा, क्या हसरत है आसमां की जो हमसे छुड़ाए लखनऊ। ये योगेश प्रवीण जी का कहना था, जो वाजिद अली शाह भी बहुत इस्तेमाल किया करते थे। शेर तो किसी और का था। तो इस तरीके से लखनऊ की एक जो दास्तां है, लखनऊ की जो विकास की धारा बही, उसका एक सिलसिला है जो एक किश्त में या बहुत जल्दी में पूरा नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक पहले इतिहास समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि कब कौन से बादशाह का कितने समय तक या किस नवाब का कितने समय तक शासन था और किस किस के शासनकाल में कौन सी इमारतें बनी, किसने कौन सी इमारत बनवाई। तो इस सिलसिले में मैं अब अगले एपिसोड से शुरू करूँगा कि कौन सी इमारत क्या विशेषताएं रखती थी और किस नवाब के समय किस मकसद से बनवाई गई या उसका क्या इस्तेमाल हुआ। फिर मैं आपको जैसे आलमआरा कोठी आलमबाग में बनाई गई, अपनी बेगम आलमआरा के नाम पे वाजिद अली शाह ने बनवाई थी, जो कि 1857 के गदर में नेस्त नाबूद हुई। आज उसके खंडहरात आज भी मौजूद हैं। और दिलकुशा कोठी जो नसीरुद्दीन के समय बनी थी, जिसे गाजीउद्दीन हैदर के समय भी इस्तेमाल में लाया गया, वो शिकार के लिए इस्तेमाल होती थी। तो उस दिलकुशा कोठी की क्या रुतबा था और कोठी हयात बख्श का क्या रुतबा था, वहाँ मार्टिन उस समय उसको किस तरीके से बनवाई थी और किस तरीके से उसको बारूद आदि रखने के लिए इस्तेमाल किया गया और किस तरह से उसका विकास आगे चलकर राजभवन के रूप में हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका समय ज़्यादा ना खराब हो, इसलिए कुछ जल्दी में बताने की कोशिश करता हूँ। एक वार्ता के रूप में जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग इस एपिसोड में ये अपने मकसद को लेके बढ़ेंगे कि आप लखनऊ के बारे में, लखनऊ के मोहल्लों के बारे में, लखनऊ के बिल्डिंगों के बारे में, जैसे मैं आपको इस मौके पर एक जिक्र करना चाहूँगा कि जो जिनका मैंने जिक्र किया, रानी छतर कुंवर, जिन्हें कि जिन्हें कि बेगम आलिया कहा गया, तो वो राजमाता, तो चूँकि ये मंगलवार को हुए थे, मंगलू थे, और इन्होंने इनकी लिए मन्नत मांगी थी छतर कुंवर ने, तो उन्हीं का बनवाया हुआ वो अलीगंज का हनुमान मंदिर है। हनुमान जी को बहुत मानती थी और मंगलवार की वजह से तो उन्होंने वो बनवाया था, जिस पर वही अकेला ऐसा मंदिर है जिसमें चांद तारे का भी उन्होंने वो किया था, ऊपर जहाँ त्रिशूल लगता है वो बनवाया था। तो इस तरह से जो एक अलीगंज का हनुमान मंदिर उनका बनवाया हुआ है। इसी तरीके से लखनऊ में बहुत सी विशेष इमारतें हैं जिनका जिक्र समय आने पर किया जाएगा, और आप लोग मेरे इस एपिसोड को देखेंगे, इसे पसंद करेंगे और इसे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आगे भी अपनी कोशिश जारी रखूँगा कि योगेश जी का लिखा इतिहास, उनके किए गए शोध कार्य, उनकी पुस्तकें और उनकी रचनाओं के बारे में आपको समय समय पर
अवगत कराता रहूँ। ये सभी एपिसोड जहाँ यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूँ लखनऊ की सरजमी केसरन के नाम से, वहीं आपको ये हमारे ग्रुप पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण ग्रुप जो फेसबुक पर मैं 2015 से योगेश जी के निर्देश पर चला रहा था, अभी भी चल रहा है, उस पर भी ये एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सुना, मेरी बातों को ध्यान से सुना, और आशा है कि ये एपिसोड भी आपको पहले वाले एपिसोडों की तरह अच्छा लगा होगा। केसरन को इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा, अगली बार फिर इसके आगे की का इतिहास और इसके आगे की बातें लखनऊ के बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए